हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूरेज रेट, जिसमें हमने आपको बताया था कि किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं। और पुनः हमने आपको बताया था कि कैसे जो है हम इसका व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यंजक ज्ञात करने में आपके दो मेथड यूज होते हैं जो डिपेंड करते हैं अभिक्रिया की स्थिति पर। तो अभिक्रिया की स्थिति में हमने आपको बताया कि एक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति गुणांक जो है वह समान होता है। तो कल हमने बताया था कि कैसे जो है जिसमें रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्री जो है वह समान होता है, उसका जो है हम कैसे फाइंडिंग एक्सप्रेशन या व्यंजक ज्ञात करते हैं। आज आपका उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है कि जब रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्री जो है वह भिन्न हो, यानी कि अभिकारक की स्टोइकियोमेट्री दूसरी और जो है प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री दूसरी हो, तब उस समय हम कैसे किसी अभिक्रिया के औसत दर के लिए या औसत दर ज्ञात करने में अभिक्रिया का व्यंजक या एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि आप ये जानें कि इन अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समान नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बताया कि अभिक्रियाओं में जो आपके रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, दोनों की सांद्रताएं जो हैं वह आपस में मैच नहीं करती हैं, यानी कि भिन्न भिन्न या अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे कि कोई आपका तत्व या यौगिक है ए और दूसरा है बी, दोनों आपस में जुड़ करके C+D बनाते हैं, जिसमें से आपका क्या है कि मान लो कि अगर ए की मात्रा जो है वह N1, बी की मात्रा N2, तो बनने वाले प्रोडक्ट की मात्रा जो है वह चेंज हो रही है, N ना हो करके यहाँ क्या हो रही है, C के लिए M1 और D के लिए M2। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिला कि जो आपके रिएक्टेंट के लिए आपका स्टोइकियोमेट्री था वह जो है आपके क्या हो गए कि प्रोडक्ट के आपके जो है स्टोइकियोमेट्री से चेंज हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम जब एक्सप्रेशन ज्ञात करने की क्रिया करते हैं तब उस समय अभिकारक के लिए औसत वेग की जब गणना की जाती है तो आपका क्या हो जाएगा। पहली चीज तो ये आप क्लियर हैं, औसत वेग बराबर आपका क्या होता है, हमेशा रिएक्टेंट के लिए आपका साइन माइनस यूज होता है और प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या होता है, प्लस यूज होता है। तो यहाँ पे ए और बी के लिए देखिए आपका माइनस डेल्टा एक्टिव मास ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आपका क्या हो गया, बी के लिए माइनस डेल्टा एक्टिव मास बी अपॉन जो है डेल्टा टी के। यानी कि ये आपके क्या है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट धीरे धीरे जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट का मान जो होता है वह क्या होता है, कम होता चला जाता है। इसी प्रकार आपका क्या है कि अगर हम अभिक्रिया के लिए जो है क्या करें, अभिक्रिया से उत्पाद की गणना करें, तो उत्पाद के लिए या प्रोडक्ट के लिए आपका औसत वेग या एवरेज रेट क्या निकल करके आएगा, वह प्लस में निकल करके आता है, क्योंकि रिएक्टेंट आपके जो है अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा कि आप जो है प्रोडक्ट जो है उसकी मात्रा या उसकी क्वांटिटी या सांद्रता जो है वह अभिक्रिया में बढ़ती जाती है और रिएक्टेंट की कम होती जाती है। तो आपका बढ़ने के कारण यहाँ पे प्लस साइन, तो औसत वेग बराबर आपका हो गया प्लस डेल्टा एक्टिव मास C अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा टी के। तो रस समीकरण मिति से हम चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर -1 अपॉन N1 डेल्टा एक्टिव मास A अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू -N अपॉन N2 एक्टिव आपका डेल्टा एक्टिव मास B अपॉन डेल्टा टी के।
तो इस प्रकार से आपको, और साथ साथ आप ये क्या हो गया आपका कि यह आपको यहाँ पे जो समीकरण में दिखाया गया स्टोइकियोमेट्री को जो चेंज हो रही है, तो स्टोइकियोमेट्री को हमेशा जो है हम क्या करते हैं कि उसके बटे में लिख देते हैं। यानी जैसे वहां पे ए के लिए n1 था तो 1/n1, वहां पे बी के लिए n2 था तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, n2 हो गया। इसी प्रकार से आपके क्या हो गया कि प्रोडक्ट के लिए डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा एक्टिव मास डी अपॉन डेल्टा टी है। तो इसमें आपके क्या हो गए कि प्रोडक्ट में आपका सी m1 बना था और जो है डी जो है m2 बना था। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया +1 अपॉन m1 और साथ साथ यहाँ पे 1 अपॉन m2। कहने का मतलब यह है कि अगर जो है एक्सप्रेशन में, व्यंजक में आपका क्या होता है कि स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रही होती है, तो उसको हमेशा जो है बटे में लिख करके क्या करते हैं, एक्टिव मास या औसत वेग के साथ उसका क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमको जो है उसका औसत वेग जो है ज्ञात हो जाता है। कब? जब अभिक्रिया जो है वह कैसी हो, रस समीकरण मिति में परिवर्तन हो रहा हो। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां पे पहले ही आपको बताया गया कि इस प्रकार की क्रियाएं नहीं की जाती हैं। तो ये आपका पहला था औसत वेग या एवरेज रेट या वेलोसिटी। आज दूसरा है आपका तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक वेग। अब तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तो सबसे पहली चीज के औसत वेग के बारे में आपने जाना कि एक निश्चित समय अंतराल में, यानी कि एक समय से स्टार्ट होकर के दूसरे समय पर समाप्त होना। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है तात्क्षणिक, यानी कि उसी क्षण पर। तो जब उसी क्षण की बात आएगी, जैसे हमने कह दिया 10वें मिनट में, तो 10वें मिनट के पहले या 10वें मिनट के बाद प्रोडक्ट की मात्रा में चेंजिंग हमको नहीं निकालनी है, हमको निकालना है कि 10वें मिनट में। यहाँ पे परिभाषा से देखिए कि किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन की दर जो है उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या दर कहलाता है। किसी निश्चित समय पर, यानी 10वें सेकंड, 20वें मिनट, 25वें मिनट, इस प्रकार से अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम अभिक्रिया का तात्क्षणिक या इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। और इसी रेट को हम क्या कहते हैं, वास्तविक वेग कहते हैं। यानी कि तात्क्षणिक वेग ही आपका क्या होता है, वास्तविक वेग होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, तात्क्षणिक वेग के लिए आपका वेग के लिए INS क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आपका RINS इक्वल टू आपका एवरेज रेट या औसत दर गुणे आपको औसत दर इंटू आपका डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मान तो आपको पहले से क्लियर है कि डेल्टा टी क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 हुआ, क्योंकि 25वें मिनट पे ही बात की जा रही है, उसके पहले या उसके बाद की बात नहीं की। जब समय में परिवर्तन नहीं होगा तो निश्चित रूप से डेल्टा टी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि समय परिवर्तन जो है 0 हो जाएगा और उसका जो एक्टिव मास होगा वह भी आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव मास भी धीरे धीरे 0 की ही कंडीशन में रहेगा या बहुत क्षणिक या क्षण वो आपका जो है बहुत कम मात्रा में जो है उसकी सांद्रता परिवर्तित होगी। तो इस प्रकार से जब सांद्रता या मात्रा जो है बहुत ही कम होती है तब उस समय डेल्टा के स्थान पर जो है मैथमेटिक्स रूल से डेल्टा के स्थान पर हम जो है स्मॉल d का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है कि माइनस d इंटू आपका एक्टिव मास A अपॉन स्मॉल d इंटू टी के। इसी प्रकार से आपका क्या हो गया, अब इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं माइनस
डी एक्टिव मास ए अपान डी टी के, यानी कि यहाँ से आपका डेल्टा साइन जो है वह क्या होता है, हट जाता है। तो इस प्रकार से हम तात्क्षणिक वेग की गणना करते समय हम डेल्टा के स्थान पे डी का प्रयोग करते हैं, और साथ साथ आपके समय परिवर्तन जो होता है वह हमेशा कितना होता है, समय परिवर्तन 0 होता है। अब इसका भी हम क्या करते हैं, व्यंजक या एक्सप्रेशन फाइंड करने की क्रिया करते हैं। तो एक्सप्रेशन फाइंड जब करेंगे तो आपका लिखा गया है व्यंजक ज्ञात करना। क्या लिखा गया है, व्यंजक ज्ञात करना, फाइंडिंग एक्सप्रेशन। तो फाइंडिंग एक्सप्रेशन में क्या है, यह भी औसत वेग व्यंजक के समान, यानी कि जैसे हमने औसत वेग को का व्यंजक निकाला था ठीक उसी प्रकार से इसको भी निकालते हैं, लेकिन परंतु यहाँ पे डेल्टा के स्थान पर आपका स्मॉल डी का प्रयोग किया जाता है। इसको तो ऑलरेडी हमने आपको पहले ही बताया। तो आपका क्या हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी के। मान लो कि एक रिएक्शन है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी के। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, RINS यानी कि आपका इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू आपका, इसके लिए हमने आपको पहले बताया कि यह हमेशा माइनस साइन में रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट हमेशा प्लस साइन में रहेगा। तो माइनस डी एक्टिव मास ए अपान डी टी इक्वल टू माइनस डी एक्टिव मास ए बी अपान डी टी के इक्वल टू आपका प्लस डी स्मॉल डी इंटू एक्टिव मास सी। अब यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट के लिए आ गया, तो प्लस स्मॉल डी एक्टिव मास सी अपान डी टी के इक्वल टू आपका डी के लिए प्लस स्मॉल डी इंटू एक्टिव मास कैपिटल डी अपान डी टी के। तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपका ये व्यंजक मिल गया। कब कब के लिए यह व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं, जब अभिक्रिया में आपका क्या है, स्टोइकियोमेट्री जो है उसकी चेंजिंग जो है वह कितनी हो, 0 हो, यानी कि आपके जो है किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग जो है या बदलाव जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई ना पड़े। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक की इस परिवर्तन ना होने पर इस प्रकार से हम उसके एक्सप्रेशन को ज्ञात करते हैं। अब उसके पश्चात अगर रस समीकरण मिति में परिवर्तन हो रहा हो, यानी कि रस समीकरण मिति में अगर परिवर्तन हो रहा है, तब उस समय के लिए हमने आपको बताया कि जो परिवर्तन होता है उसी का औसत वेग में हम क्या करते हैं कि बटे के रूप में लिख करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आपका क्या हो गया, मान लो कि परिवर्तन ए के लिए n1 था, बी के लिए n2 था, सी के लिए m2 और डी के लिए m2। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए कि रिएक्टेंट के लिए आपका हो गया -1 अपान n1 इंटू स्मॉल डी एक्टिव मास ए अपान डी टी इक्वल टू आपका -1 अपान n2 इंटू डी एक्टिव मास बी अपान डी टी के इक्वल टू प्लस 1 अपान m1 इंटू आपका डी इंटू एक्टिव मास सी अपान डी टी के इक्वल टू प्लस 1 अपान m2 इंटू डी कैपिटल डी अपान डी टी के। इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे जब स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रही है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बटे में लिख करके गुणा कर रहे हैं। बाकी जैसे ऊपर हमने निकाला है या इसी प्रकार से जो आपका औसत वेग या रेट की गणना की जाती है इसी प्रकार से की जाती है, बस थोड़ा सा उसमें आपको क्या करना है, परिवर्तन कर देना है। अब उसके पश्चात तीसरे वेग की गणना की जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हमने आपको बताया कि जब हम वेग या जो है आपके वेलोसिटी की बात करते हैं, यानी रेट या वेलोसिटी की बात होती है, तो उसमें आपको बताया गया था कि केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत जो है 3 टाइप के आपके वेग की गणना होती है। पहला आपका जो था वह आपका पहला वेग जो था उस वेग के बारे में हमने आपको बताया कि वह वेग आपका कैसा है, औसत वेग या एवरेज रेट है। दूसरा आपको बताया गया तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस रेट।
तीसरा आपका है प्रारंभिक वेग या इनिशियल रेट। तो प्रारंभ में आपका क्या होता है, कोई अभिक्रिया जब प्रारंभ होती है तो निश्चित रूप से वह आपका क्या है, प्रारंभ है। और प्रारंभ होने के समय परिवर्तन किसमें, समय में, यानी कि समय परिवर्तन जो होगा, टी का मान जो होगा वह कितना होगा, 0 होगा। तो प्रारंभ में टी बराबर जब 0 होगा ये प्रारंभिक स्थिति में, तब उस समय किसी अभिक्रिया का जो वेग होगा उसी वेग को हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग या इनिशियल रेट के नाम से जानेंगे। तो प्रारंभ में t इक्वल टू 0 समय पर किसी अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। अब इसके पश्चात नया टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आपको पीछे जाकर के सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में हमने आपको बताया है कि नया आपका टॉपिक इस चैप्टर से है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कारक जो क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को, चाहे वह आपका यूरेज रेट हो, चाहे इंस्टेंटेनियस रेट हो या आपका इनिशियल रेट हो, उसको प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उसमें मूल रूप से 3 आपको बताया गया है जिसको आपको पढ़ना है। एक जो है आपके सांद्रता के बारे में, एक जो है आपके ताप के बारे में, और तीसरा जो है आपका उत्प्रेरक के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता किस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया के औसत दर को या आपके जो है तात्क्षणिक वेग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो अभिकारकों की जो आपके क्या है कि वेग है उसको प्रभावित करने में सांद्रता के लिए आपका क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के दर में वृद्धि होती है। निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। यानी कि अगर ताप जो है वह कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस समय अगर अभिक्रिया में रिएक्टेंट की मात्रा को कंटिन्यूअस हम बढ़ाते चले जाएं, वृद्धि करते चले जाएं, तो जो अभिक्रिया का रेट होता है, अभिक्रिया की दर होती है, वह लगातार क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अभिकारी अणुओं की सांद्रता जो है वह जब अभिक्रिया में बढ़ती है तो सक्रियण ऊर्जा जो होती है या सक्रिय अणुओं की संख्या जो होती है वह अभिक्रिया में बढ़ जाएगी, और सक्रिय अणुओं की संख्या अभिक्रिया में बढ़ने पर आपकी अभिक्रिया की जो दर होगी वह निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। एक कारण मिला आपको जो क्या करता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। दूसरा कारण है आपका ताप, टेम्परेचर। ताप आपका क्या है कि सामान्यतया या सामान्य रूप से ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। तो ना एक सामान्य सी बात है, आपने देखा भी होगा कि अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज वस्तु को, पदार्थ को हीट करने की क्रिया करते हैं तो वह परिवर्तन जो होता है, जितना ही अधिक हीट बढ़ाते जाएंगे परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज कि किसी अभिक्रिया के 10 अंश सेंटीग्रेड के अंतराल वाले तापों पर, यानी कि किसी अभिक्रिया के आपके जो है 10 अंश सेंटीग्रेड के अंतराल वाले 2 तापों पर वेग स्थिरांक का अनुपात जो है अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। फिर से पहले आप समझिए कि आपके जो है कोई अभिक्रिया जब चल रही होती है किसी ताप पर, तो जाकर के एक ऐसी स्थिति आती है कि वह आपके क्या होते हैं कि वह अभिक्रिया रुक जाती है, यानी कि वहां पर एक आपको जो है कांस्टेंट मिल जाता है। तो वह एक ताप पर वह कांस्टेंट हो जाता है। पुनः जो है दूसरे ताप पर अभिक्रिया जो है वह आपके क्या हो, यानी कि दूसरे ताप से हमारा सेंस यहाँ पे क्या है, 10 अंश सेंटीग्रेड ताप को बढ़ा दिया जाए।
अब 10 अंश सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर उस ताप पर जो स्थिरांक मिलता है उसका अनुपात, यानी कि जैसे हम कहते हैं एक अभिक्रिया जो है 25 अंश सेंटीग्रेड के ताप पर कांस्टेंट लिया जाए, दूसरी अभिक्रिया के लिए 35 अंश सेंटीग्रेड के ताप पर कांस्टेंट लिया जाए, तो दोनों तापों पर वेग स्थिरांकों का जो अनुपात होता है उसे हम ताप गुणांक कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ताप गुणांक बराबर T + 10 अंश सेंटीग्रेड, यानी कि 10 अंश सेंटीग्रेड बढ़ा करके, अपान जो है T अंश सेंटीग्रेड, यानी कि इससे यह जो है कितना 10 अंश सेंटीग्रेड ज्यादा, दोनों का जो आपका जो है अनुपात होगा, उस अनुपात को हम क्या कहेंगे, ताप गुणांक कहेंगे। और एक चीज जानिए कि इस ताप पर अभिक्रिया की दर लगभग दुगनी हो जाती है, यानी 10 अंश सेंटीग्रेड का डिफरेंस करने पर अभिक्रिया जो है वह लगभग क्या हो जाती है, उसकी स्पीड या उसकी दर जो होती है वह लगभग क्या होती है, दुगनी हो जाती है। क्लियर। उसके पश्चात आपका तीसरा टॉपिक है कैटालिस्ट या उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं, उत्प्रेरक जो है वह उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, यानी जब कोई उत्प्रेरक उपस्थित होगा किसी अभिक्रिया में तो आपके क्या होते हैं कि यह सक्रियण ऊर्जा या एक्टिव एनर्जी को क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को जो है या घटाने की क्रिया करता है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है घटती है तो सक्रियण ऊर्जा के घटने के साथ सक्रिय पदार्थों की मात्रा जो होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, अभिक्रिया का वेग जो होता है वह बढ़ जाता है। कहने का मतलब कि कैटालिस्ट जो होते हैं ये आपके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है जैसे ही कम होना चालू होती है, सक्रिय अणुओं या एक्टिव आपके जो है मॉलिक्यूल्स का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, जिससे अभिक्रिया का रेट जो होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आज के टॉपिक में दो चीजें क्लियर हो गई, एक जो है आपके औसत वेग, ताक्षणिक वेग और साथ साथ प्रारंभिक वेग और उनके जो है हम कैसे व्यंजक निकालते हैं, और दूसरा टॉपिक आपका किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक, किसी भी अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले अफेक्टिंग फैक्टर्स जो होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, जिसमें से सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक मुख्य रूप से होते हैं। इन्हें आपको आज बताया गया। कल की क्लास में आपको नया टॉपिक जो होगा इसी चैप्टर से बताया जाएगा।